एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। सोचिए मनुवादियों की ताकत कितनी कमजोर है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह से लोगों का नब्ज पहचानते हैं। इस देश में विपक्षी नेताओं को भी अगर कुछ सीखने की जरूरत है बीजेपी से तो वो है राजनीति। शिवसेना के जो बागी विधायक थे वो पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए। पता चल रहा था कि वो गोवा होकर मुंबई आएंगे। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया एकनाथ शिंदे के पक्ष में। उसके बाद आज महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि जब फ्लोर टेस्ट होगा या जब शपथ ग्रहण होगा तभी बागी विधायक आएंगे। इसका मतलब था कि गैर मराठा मुख्यमंत्री नहीं चलेगा और पेशवा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। सोचिए, कल्पना कीजिए, वही इतिहास दोहराया जा रहा था। शिवाजी महाराज के वंशजों का खात्मा कर पेशवाओं ने सत्ता पर कब्जा किया था। किसने किया था? भीमा कोरेगांव याद है आपको? पेशवा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की मुगलों के साथ मिलकर हत्या की गई, पेशवाओं ने किया और महाराष्ट्र पर कब्जा जमा लिया, पुणे पर कब्जा जमा लिया। उसके बाद भीमा कोरेगांव हुआ और पेशवाओं को मुंह की खानी पड़ी और वही अब दोहराया गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिर पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री क्यों बने? मराठाओं के महाराष्ट्र में गैर मराठा मुख्यमंत्री। अब ये बिहार में भी नहीं होगा, अब ये यूपी में भी नहीं होगा। यूपी में भी किसी SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अमित शाह भी इंदौर गए थे। उन्होंने कहा कि अब लोगों को अपने अधिकार के प्रति सचेत हो गए हैं, उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। देश में राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट होगा, अगला राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब में महिला होंगी। ये सारे गोटी खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद उन्होंने अपने आप को OBC क्लेम किया है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। तो सोचिए, इस देश में जो सत्ता पर कब्जा जमाए हुए हैं। आज मेरी मयंक श्रीवास्तव से बातचीत हो रही थी, वो मुंबई में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब एक ही किला बचा हुआ है बीजेपी से, वो किला है तमिलनाडु का, जहां असली सोशल जस्टिस का सिपाही करुणानिधि के बेटा स्टालिन बचा हुआ है। तो क्या बीजेपी जो जहां बहुसंख्यक आबादी है उसको साध रही है? और क्या आइडियोलॉजी के स्तर पे कांग्रेस ने जिस तरह से ब्राह्मणवाद को बढ़ाया था, कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व सबसे ज्यादा कांग्रेस के दौर में रहा। बिल्कुल, अभी भी कांग्रेस ने जो राज्यसभा में भेजे हैं मेंबर, 8 में से 5 या 6 ब्राह्मण भेजे, वही बीजेपी ने SC ST OBC को भेजा। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है कि क्या बीजेपी की बागडोर RSS के हाथ में है, वो आपको मुखौटे के तौर पे इस्तेमाल कर रही है SC ST OBC को। सवाल है कि क्या जो उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए थे, क्या नहीं कर पाए थे? मराठाओं को आरक्षण नहीं मिला, ठीक उसी तरह से उद्धव ठाकरे ने OBC का रिजर्वेशन भी नगर निगम में खत्म होते देखा, कुछ नहीं कर पाए। ठीक वही काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। OBC का आरक्षण जा रहा है, 27% रिजर्वेशन नहीं है। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, OBC का 27% रिजर्वेशन नहीं है। यही खतरा झारखंड में मंडरा रहा है, OBC का 27% रिजर्वेशन नहीं है। तो क्या अगला CBI ED इनकम टैक्स का दफ्तर झारखंड में खुलेगा? दिलीप मंडल इसी की आशंका जता रहे हैं। मोदी जी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक तो चल दिया है। सोचिए OBC को लेकर कैसे बीजेपी की राजनीति और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर इस देश के आदिवासी सरना कोड बिल का मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम प्राकृतिक धर्म को मानते हैं, हम बिरसा के मानने वाले हैं, हम तिलका माझी को मानने वाले हैं। और वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम वनवासी नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं और हमें हिंदू कोड सरना चाहिए, सरना कोड बिल चाहिए। जाति जनगणना हो, उसमें हमारा अलग प्रावधान हो। इसी को साधने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में फडणवीस की जमीन बहुत कमजोर थी। उद्धव ठाकरे ने बड़ा गेम चल दिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था, बिना हल्ला हुज्जत के उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो पिछले 24 घंटे में त्याग की मूर्ति बन गए थे कि एक ऐसा नेता जो सौम्य है, साधारण है और जिसको कुर्सी का लालच नहीं है।
बस फिर क्या बाजी पलटता हुआ दिख रहा था। ये सारा चाल चली जा रही थी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एनसीपी के सीनियर नेता प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में। लेकिन मोदी ने आखिर गच्चा दे ही दिया और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पेशवाओं का हो गया, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे कठपुतली बन जाएंगे। लोग आशंका जता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे चुनाव तक रहेंगे, उसके बाद फिर से फडणवीस आ जाएंगे। लगता तो ये नहीं है। एकनाथ शिंदे दो बड़ा काम करे, मराठाओं को आरक्षण दे दे और ओबीसी का आरक्षण लागू कर दे। यकीन मानिए इस देश में, महाराष्ट्र में तो कम से कम कोई एकनाथ शिंदे को हटा नहीं सकता। लेकिन बीजेपी का, दिलीप मंडल ने बहुत पहले एक पोस्ट लिखा था कि बीजेपी की जो सामाजिक जड़ें हैं ना वो बहुत कमजोर है। इस देश में सवर्णों की कुल संख्या 15% है, लेकिन इस देश में जो गैर सवर्ण पार्टियां हैं वो क्या कर रहे हैं सोचिए। तेजस्वी यादव A to Z कर रहे हैं। उनको लगता है कि सवर्ण उन्हें वोट देंगे और मोदी जी को लगता है कि सवर्ण तो एक मुश्त हमको वोट दे ही रहा है, हमको ओबीसी को साधना है, मराठाओं को साधना है। सोचिए कैसे जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया हरियाणा में, और खट्टर वहां मुख्यमंत्री हैं। ये जाट समाज को सोचना पड़ेगा कि उसके साथ उसका जो नेचुरल अलायंस है वो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी हैं। कैसे जाटों को मार दिया गया, उनको आरक्षण नहीं मिला। राजस्थान में गुर्जरों को मार दिया गया, उनका आरक्षण नहीं मिला। महाराष्ट्र में पटेलों को मार दिया गया, उनका आरक्षण नहीं मिला। बाद में हार्दिक पटेल बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के रास्ते को छाना है। उन्होंने रास्ते पर अपने जूते घिसे हैं, उनको राजनीति का नब्ज पता है। और एक बात तो तय है कि भले बीजेपी की बागडोर आरएसएस के हाथ में हो, भले ही सारे पद सवर्णों के हाथ में हो, जो पावरफुल मंत्रालय है, चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो। लेकिन एक बात तो है, एक जानकार ने मुझे बताया कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कम से कम ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो कम हो और आरएसएस का वर्चस्व कम हो। इसके लिए उनको कुछ करके दिखाना होगा। अगर आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खुद को ओबीसी क्लेम करते हैं, अगर वो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर दे, जैसे उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया था 10% रिजर्वेशन, तो वो उनकी अजय बढ़त होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आरएसएस से जो ये उम्मीद करता है, भले ही राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट हो जाए, प्रधानमंत्री ओबीसी हो जाए, पूरा मंत्रिमंडल ओबीसी हो जाए, लेकिन एक बात तो गौर करने वाली बात है कि क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिलेगा। आरएसएस की जो पूरी डेमोग्राफी है, आरएसएस का जो पूरा प्लानिंग है, वो इसके साथ नहीं है। सोचिए आरक्षण मिल भी जाए तो आपको क्या मिलेगा। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, तो ये दोधारी तलवार पर बीजेपी चल रही है। दिखाने के दांत उसके अलग है, खाने के दांत उसके अलग है। वो दिखा जरूर रही है कि उसने भागीदारी दी है जाति आधारित नेताओं को, धर्म आधारित नेताओं को। वो मुसलमानों को अपना दुश्मन प्रोजेक्ट करके धर्म के नाम पर वोट ले रही है, और जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो शैक्षणिक रूप से जागरूक हो रहे हैं, जो अपने हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं, उनको भागीदारी के नाम पर चेहरा दे रही है। अब मराठाओं को साधने के लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को खड़ा कर दिया है, ताकि शरद पवार के पैरेलल एक नेता खड़ा किया जाए। ये काम आरजेडी, सपा, बसपा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनका राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी नहीं है और इनके जो नेता हैं वो बड़े फलक पर सोच नहीं पाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस और बीजेपी जो है वो जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी है। जनाधार वाली पार्टी अभी भी सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके है, जिनके बहुजनों की पार्टी है, बहुजनों का भागीदार है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से अभी मायावती, बीएसपी तेलंगाना में काम कर रही है, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश में मान्यवर कांसीराम में वो ताकत थी, उन्होंने इस देश में पैरेलल बहुजनों की एक राजनीति खड़ी कर दी थी। तो चूक तो हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से सीखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि कैसे डाइवर्सिटी का ख्याल रखा जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ कि जो आरएसएस की जो विचारधारा है वो शोषित वंचित समाज के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। सवर्ण लीडरशिप वाली कोई पार्टी, बीजेपी में भले ही तमाम मुख्यमंत्री एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, जब तक वो आरएसएस के चुंगल में है,
वो SC ST OBC माइनॉरिटी के विचारधारा के खिलाफ है, फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। वहीं सपा हो, बसपा हो, JMM हो या DMK तो खैर छोड़ ही दीजिए, DM तो प्योर पेरियार के आंदोलन पे चलती है। इनके नेताओं को सोचना पड़ेगा कि क्या ये अपने आंदोलन से कट गए हैं, डाइवर्सिटी से कट गए हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई से कट गए हैं, इसलिए लगातार हार रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सपा बसपा RJD में भले जितना भी ज़्यादा सवर्ण नेता हो जाए, उसकी जो कोर आइडियोलॉजी है वो बहुजन आइडियोलॉजी है, लेकिन इसको लेकर कोई बात करने वाला नहीं है। तो मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। एक तो उन्होंने छत्रप शरद पवार के पैरेलल एकनाथ शिंदे को खड़ा करना शुरू कर दिया, और दूसरा, लोग कहते हैं, राजनीति के गलियारों में कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो RSS को भी टाइट रखते हैं और मनुवाद ब्राह्मणवाद को भी टाइट करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कम से कम ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो खत्म हो, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एक बात तो तय है कि जो नया संसद बन रहा है उस पर मैंने सुना था कि RSS चाहता है कि लोटस लगे, कमल लगे। बाद में मोदी भांप गए और उन्होंने देखा कि अगर अशोक स्तंभ नहीं लगाएंगे तो सम्राट अशोक के वंशज बहुजन सड़कों पर आ जाएंगे। यही वजह थी कि यूपी में हारे हुए OBC नेता केशव मौर्य को फिर से डिप्टी CM बनाया गया। तो एक बात तो तय है कि जाति आधारित भागीदारी का जो बीजेपी है वो दिखा तो रही है, डंका पीट रही है, मीडिया के द्वारा उसको हाइप भी किया जा रहा है, लेकिन अंदर की सच्चाई यही है कि RSS की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ है। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने जो बड़ा चाल चल दिया था उसके खिलाफ मोदी की चाल भारी पड़ गई है, क्योंकि अब आप मराठा CM पर उंगली नहीं उठा सकते। यकीन मानिए, अगर देवेंद्र फडणवीस CM बनते तो उनकी चल नहीं पाती। अब सोचिए प्रधानमंत्री कैसे खेल रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री अब ब्राह्मण नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए उनको मराठा, जाट, गुर्जर, OBC, पटेल। लेकिन यही चीज सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा है, यही चीज मीडिया में नहीं है, यही चीज जुडिशियरी में नहीं है, यही चीज ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। तो इस देश को कंट्रोल कौन करता है? CM, PM और राष्ट्रपति तो एक बहाना है, असली कंट्रोल है मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस। जब तक इसमें बहुजनों की भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक आपका हित नहीं सधेगा, और यहाँ मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का, जातिवादियों का कब्जा है, और प्रधानमंत्री उस कब्जे को और मजबूत कर रहे हैं। जैसे जैसे आरक्षण खत्म होगा, जैसे जैसे निजीकरण की तरफ हम बढ़ेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो हकमारी है वो बढ़ती जाएगी, और ये सारा पाप कांग्रेस का है जिसको बीजेपी बढ़ा रही है। कांग्रेस को बड़ा मौका मिला था 60 साल, 50 साल, अगर वो भागीदारी ईमानदारी से तय करती, संविधान को इम्प्लीमेंट किया होता, तो आज बीजेपी गुलछर्रे नहीं उड़ा रही होती। एक बात तो तय है कि जो बाकी दलों ने गलतियां की है बीजेपी उसको पूरा कर रही है, और वो कम से कम पॉलिटिकल भागीदारी के सवाल पर तो आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। बस सवाल वही रह जाता है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो भागीदारी है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, उसमें क्यों नहीं। और दूसरा सवाल है, बीजेपी उन SC ST OBC माइनॉरिटी को सत्ता की बागडोर दे रही है, मंत्रिमंडल में जगह दे रही है, जिसकी पूरी नैरेसिंग बीजेपी से नहीं RSS से है। इसलिए अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सीखना चाहिए कि उनको ऐसे नेताओं की जरूरत है जिसकी नैरेसिंग बाम सेफ से हो, जिसकी नैरेसिंग फूले पेरियार अम्बेडकर से हो, क्योंकि जो वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होगा, जो आइडियोलॉजी के स्तर पे मजबूत नहीं होगा, वो कभी भी सत्ता में टिकाऊ नहीं हो सकता है। और यही गलती हुई है बहुजन राजनीतिक दलों से कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया, उन्होंने डाइवर्सिटी को नहीं समझा, और उनके जो छल प्रपंच थे उसमें कहीं ना कहीं मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोगों ने उनको हावी रहे, और उस छल प्रपंच के वो शिकार हो गए। तो अब समझना है उन दलों को कि बीजेपी SC ST OBC को साध रही है, और सपा, बसपा, RJD, A to Z, परशुराम जयंती, सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाए कह रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि सिर्फ एक ही किला बच रहा है, और वो किला है तमिलनाडु का, वो किला है स्टालिन का, वो किला है पेरियार का। लेकिन वहां भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्टालिन के बाद कौन? स्टालिन के बाद वहाँ D राजा है, स्टालिन के बाद वहाँ कनिमोड़ी है जो स्टालिन की बहन है। तो अभी सोशल जस्टिस की लड़ाई वहाँ फर्टाइल है, वहाँ नेता हैं। बहुजन पार्टियों में लीडरशिप की कमी है,
तो नए नेताओं को मौका नहीं मिलेगा, नए युवाओं को मौका नहीं मिलेगा जो आइडियोलॉजी से पके हैं, जो जेल जा रहे हैं, जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि तमाम लोग जो युवा हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको जब तक मौका नहीं मिलेगा, बहुजनों को हक, हिस्सा, भागीदारी का जो सवाल है वो अधूरा रहेगा। फिलहाल पेशवाओं की बड़ी हार हुई है और शिव सैनिकों से पार पाने का एक ही तरीका था, मराठा कार्ड, वो बीजेपी ने चल दिया है। लेकिन एक बात तो है कि क्या शिंदे कठपुतली साबित होंगे? याद कीजिए गोविंदाचार्य को, जब उन्होंने वाजपेयी को RSS का कठपुतली कहा था। क्या प्रधानमंत्री मोदी RSS के कठपुतली हैं, या प्रधानमंत्री मोदी सचमुच OBC हैं, बहुजन हैं, और वो धीरे धीरे मनुवाद, ब्राह्मणवाद का जड़ काट रहे हैं? मेरी राय से इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और भागीदारी का प्रश्न जो है वो पहले कभी नहीं उठता था। कम से कम प्रधानमंत्री क्या करेंगे तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि उनको पता है कि इस देश में जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी है उसके सहारे राजनीति नहीं की जा सकती है। SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को सोचना है कि आप A to Z करेंगे, परशुराम जयंती करेंगे, सर्वजन हिताय करेंगे, या बहुजन आइडियोलॉजी पर चलेंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल बीजेपी ने महाराष्ट्र बचा लिया है मराठा कार्ड खेल के। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।